नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री रहीम खान ने सैयद मंसूर कादरी को दी बधाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लास्ट केस एएनआई को सौंपने पर विचार किया जाएगा। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट, कांग्रेस तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है, कर्नाटक बीजेपी का कहना। बीजेपी डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। गांधी मैदान से तेजस्वी ने नीतीश और पीएम मोदी पर किए हमले। पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया इतना चंदा, डोनेशन की पर्ची भी शेयर की। अब समाचार विस्तार से। राज्य के नगर सभा प्रशासनिक और हज मंत्री रहीम खान ने कर्नाटक हज समिति के गठन के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित सभी का आभार व्यक्त किया। आज वह बीदर शहर में अपने आवास पर बीदर से कर्नाटक हज समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त हुए सैयद मंसूर कादरी को बधाई देते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैयद मंसूर कादरी बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज में रहते हुए पिछले 25 वर्षों से हाजियों की खिदमत करते आए हैं। इस मौके पर अंजुमन के पदाधिकारी एवं सदस्य आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। के लिए यहाँ उनके मकान पर हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के तमाम अरकान और एक कुल जमाती वफद जो हमेशा हमारे हर काम में हमारा ताउन करता रहता है। मुख्तलिफ जमातों से, मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता अफराद हैं। वो तमाम लोग आज रहीम खान साहब से इजहार तशक्कुर के लिए यहाँ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत कठिन मरहला था। यकीनन पूरी रियासत में सिर्फ 11 लोगों को मुंतखब करना होता है, उनमें से रहीम खान साहब ने हमें मुंतखब किया है। इसके लिए हम उनसे इजहार तशक्कुर करते हैं और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसमें भी जनाब रहीम खान साहब बीदर के लिए ये चेयरमैनशिप लाएंगे, क्योंकि हम देखते आए हैं कि जहाँ का वजीर होता है वहीं से चेयरमैन भी मुंतखब होता रहता है। हमारे सामने मिसालें हैं, जैसे प्रभु चौहान से तो अब्दुल रऊफ कचेरी वाले को मुंतखब किए थे, जहाँ श्री रामुलू साहब थे गौस बादशाह अशरफी को मुंतखब किए थे, जनाब जमीर अहमद खान साहब हज के वजीर थे तो टीपू को मुंतखब किए थे। इस तरह जहाँ का वजीर होता है वहाँ के जो है ना अफराद को वो चेयरमैन बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनाब रहीम खान साहब अपनी पूरी कोशिशों के साथ इंशाअल्लाह ताला इस ओहदे को भी वो बीदर को लाने में जो है ना कामयाब होंगे। हमारी दुआ है कि रहीम खान साहब अपने। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे मंसूर भाई के लिए और बीदर डिस्ट्रिक्ट में और खासकर बीदर से हज कमेटी के मेंबर सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत बड़ा खिदमत का मौका है, क्योंकि पूरे स्टेट में बहुत ही कंपटीशन भी था और इसमें मेंबर हमारे एमपी नासिर हुसैन साहब भी है और हमारे एमएलए शिवाजी नगर के रिजवान भाई भी है और हमारे जब्बार साहब है। इस तरह से मेंबर सेलेक्ट करने में बहुत ही दिक्कत भी हुई, पूरे स्टेट से बहुत ही रिकमेंड थे। और मंसूर भाई को तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनके खिदमत ये हज कमेटी बीदर की खासकर जब से स्टार्ट हुई, जब से आप 25 साल हो गए, 25 साल से बराबर खिदमत यहाँ पे जिम्मेदारी से आप करते आए थे और मुझे भी इस कमेटी में आप नायब सदर बनाए थे। मैं भी इस कमेटी में जुड़ के 25 साल से खिदमत करते आ रहे हैं और अल्लाह मुझको भी मंसूर भाई को भी इसका अजर मिला है। बेशक बेशक, क्योंकि मैं भी कभी ख्वाब में सोचा था कि हज मिनिस्ट्री मिलेगी मुझे मुझे 2 मिनिस्ट्री मिली है, मगर हज जो मिनिस्ट्री मिली है ना बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जो एक छोटे से बीदर में एक छोटी सी हज कमेटी का एक मेंबर जाके हज मिनिस्टर बनता है तो ये बहुत बड़ी सोच की बात है, बहुत बड़ा अल्लाह का तोहफा है कि एक हज मेंबर जाके हज मिनिस्टर बनता है। ये सभी लोगों को सोच और फिक्र
कुदरत का करिश्मा, कुदरत की ताकत पे सोचने का हम लोगों को इरादा है। आज सभी बिदर सिटी से सभी जिम्मेदार और हमारे मौलाना भाई भी आके हैं, बिदर के बड़े सभी लोग जिम्मेदार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में विस्फोट की घटना को गंभीरता से लिया है और जरूरत पड़ने पर मामला एएनआई को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया है। यह एक गंभीर मुद्दा है। नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सीसीबी मामले की जांच कर रही है। आरोपी अभी भी फरार है। सरकार जरूरत पड़ने पर ही मामले को एएनआई को सौंपने के बारे में सोचेगी। बीजेपी की ओर से बेंगलुरु को बम बेंगलुरु कहना सही नहीं है। राज्य में बीजेपी कार्यकाल के दौरान 4 बार धमाके हो चुके हैं। जब मंगलुरु में कुकर विस्फोट हुआ तो सत्ता में कौन था? कर्नाटक में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पाक समर्थक नारों और बेंगलुरु में रामेश्वर कैफे की घटनाओं के संबंध में फॉरेंसिक साइंस लैब एफएसएल की रिपोर्ट को बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार झूठे दावे कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए आर अशोक ने कहा, कांग्रेस सरकार केवल रामेश्वरम कैफे घटना में तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने दोषियों के बारे में एक भी जानकारी उजागर नहीं की है। वे एफएसएल रिपोर्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की घटना में भी यही हुआ था। दक्षिण कन्नड़ जिले के परियाल थड़का गांव में एक कैथोलिक पादरी ने बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट की। पीड़ित के घर के सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। बटवाल तालुके के परियाल थड़का के मानेला में क्राइस्ट द किंग चर्च के पैरिश फादर नेल्सन ओलिवेरा ने कथित तौर पर फिलोमेना दंपति पर हमला किया जब वह 29 फरवरी को हाउस आशीर्वाद के लिए उनके घर गए थे। वीडियो में फादर ओलिवेरा गेट पर जोड़े से बात करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वह ग्रेगोरी का कॉलर पकड़कर उसे घर की ओर खींचते हैं। पति को बचाने आई फिलोमेना को पादरी ने लात मार दी। पुजारी के साथ आए एक अज्ञात व्यक्ति को आरोपी की मदद करते हुए देखा गया जब उसने जोड़े के साथ मारपीट की। यह स्पष्ट नहीं है कि घटना किस वजह से हुई, लेकिन सूत्रों ने कहा कि चर्चा को दान देने को लेकर दंपति और पुजारी के बीच मतभेद थे। दंपति की कोई संतान नहीं है और वे अकेले रह रहे थे। घटना के बाद दंपति ने अस्पताल में इलाज कराया। विठल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आज पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की जनविश्वास महारैली के दौरान तेजस्वी यादव जमकर गरजे। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, लोग ही नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने 10 दिनों तक बिहार का भ्रमण किया, आप सबसे आने का अनुरोध किया था। आज रैलियों में भीड़ का रिकॉर्ड टूटा है। इसी गांधी मैदान में नौकरी भी बांटी गई। इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वॉशिंग मशीन में कितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी हो साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। इसमें हर पार्टी का कूड़ा आ जाता है। इस दौरान नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनसे 10 लाख नौकरियों की बात कही तो उन्होंने सवाल किया था कि पैसा कहां से आएगा। हमने अति पिछड़े वर्गों और दलितों के आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। तेजस्वी ने लोगों से कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी केवल माई नहीं बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी महिलाएं और पी से पुअर गरीब की पार्टी है। तेजस्वी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ विधायक इधर से उधर करते हैं, लेकिन आप जनता को कहां से खरीदोगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वॉशिंग मशीन में कितना बड़ा भी भ्रष्टाचारी हो साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। हर पार्टी का कूड़ा आ जाता है। चचा तो पलटी मारते ही हैं। सम्राट चौधरी भी साथ साथ पार्टी बदल चुके हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दल भारतीय जनता पार्टी के लिए डोनेशन दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत बीजेपी को चंदा दिया। पीएम ने बीजेपी को 2000 रुपए का चंदा देकर सोशल मीडिया पर इसकी पर्ची भी शेयर की है। पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर डोनेशन स्लिप साझा करके लिखा, मुझे भाजपा में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण की हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी से नमो ऐप के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए डोनेशन का हिस्सा बनने का भी आग्रह करता हूं। इतना ही नहीं, जनता भी पार्टी के लिए चंदा दे सके, इसके लिए पीएम ने अपनी पोस्ट में नमो ऐप का एक लिंक भी साझा किया है। इस लिंक पर जाकर आप सीधे बीजेपी को चंदा दे सकते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सामने एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ मौजूद इस फॉर्म में डोनेशन देने वाले को अपनी सारी जरूरी डिटेल्स भरनी है और उसके बाद अपने डोनेशन की रकम भरनी है और फिर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। बता दें कि पीएम मोदी के अलावा भाजपा के कई और नेताओं ने पार्टी के डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग कैंपेन के तहत चंदा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आज कैबिनेट की आखिरी बैठक चल रही है। इस बैठक में पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बात हो सकती है और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि शनिवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं और नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस लिस्ट में 1995 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। बीजेपी की ओर से जारी की गई इस पहली सूची में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी, गांधीनगर से अमित शाह और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही इस सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और 2 पूर्व मुख्यमंत्री का नाम इस लिस्ट में शामिल है। वहीं पहली सूची में 28 महिला उम्मीदवारों का नाम है। इसके साथ ही 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार लालू यादव ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार पलट गए। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजी से काम हो रहा था, लेकिन वह एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। नीतीश कुमार को मैंने कभी बुरा भला नहीं कहा। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को मैंने कभी बुरा भला नहीं कहा, हमें केवल इतना कहा कि पलटू राम है, लेकिन वह दोबारा हमारे पास आए और हमने दोबारा गलती कर दी। वह एक बार फिर से बीजेपी के पैरों में चले गए। उन्हें यह सब करते हुए शर्म नहीं आती। उन्होंने गांधी मैदान में मौजूद भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस भीड़ को देखकर नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब अगर दोबारा इधर आने की कोशिश करेंगे तो जोरदार धक्का लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस जनसभा में बीजेपी और पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम आजकल परिवारवाद पर हमला बोल रहे हैं। तुम्हारे पास कोई परिवार नहीं है तो इसमें हम क्या करें। उन्होंने कहा कि यह लोग असली हिंदू भी नहीं हैं, हिंदुओं की मान्यता को भी नहीं मानते हैं, बस वोट लेने के लिए दिखावा करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर हमला बोलते हुए लालू यादव ने कहा कि क्या अभी तक भगवान बिना प्रतिष्ठा के ही थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी लिस्ट में 195 लोगों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में 34 सांसदों के नामों को काट दिया गया है। वहीं 34 नए चेहरों का ऐलान भी किया गया है। ऐसे में मनोज तिवारी को एक बार फिर भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच भोजपुर संघ और अभिनेता ने शनिवार को पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि देश के लोगों के दिलों में पीएम मोदी हैं। ऐसे में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।
क्योंकि उन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया है। इस बार हमें वोट शेयर को बढ़ाना होगा। बता दें कि मनोज तिवारी वर्तमान में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में से सांसद हैं। ऐसे में भाजपा ने उन्हें दोबारा इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं कमलजीत शेरावत को पश्चिम दिल्ली, रमेश बिधूड़ी को दक्षिण दिल्ली और प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि साल 2014 लोकसभा चुनाव और साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया था। संयुक्त अरब अमीरात में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के बाद से भारत और यूएई के रिश्ते लगातार नए मुकाम को छू रहे हैं। अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार को लेकर बड़ी डील हुई है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी है और इसे हासिल किया जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष आर दिनेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कपड़ा, आभूषण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के बड़े अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के बीच मई 2022 में लागू मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के चलते द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाते ही जेल में बंद इमरान खान की मुसीबत फिर से बढ़ गई है। पाकिस्तान पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर अपना डंडा चलाना शुरू कर दिया। पीटीआई कार्यकर्ता पाकिस्तान के चुनाव में कथित धांधली के विरोध में रैली कर रहे थे। इससे आक्रोश में आई पाकिस्तान पुलिस ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 100 से ज्यादा समर्थकों को पंजाब के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि पार्टी संस्थापक इमरान खान के आह्वान पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ शनिवार को समूचे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन किया। ज्यादातर लोगों को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, जहां नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पीटीआई समर्थकों पर कार्यवाही का आदेश दिया था। पीटीआई के एक प्रवक्ता ने बताया, लाहौर में पुलिस ने 80 कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीटा और गिरफ्तार कर लिया। गुजरात शहर में 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के 38 शहरों और संघीय राजधानी इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हुए। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री रहीम खान ने सैयद मंसूर कादरी को दी बधाई। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लास्ट केस एएनआई को सौंपने पर विचार किया जाएगा। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट, कांग्रेस तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है, कर्नाटका बीजेपी का कहना। बीजेपी डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। गांधी मैदान से तेजस्वी ने नीतीश और पीएम मोदी पर किए हमले। पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया इतना चंदा, डोनेशन की पर्ची भी शेयर की। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।